अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान काजी आबिद प्रोग्राम काजी की नज़र के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। नाज़रीन, आज हमारे साथ मेहमान हैं आज़ाद कश्मीर के मारूफ साफ़ी तजिया नगार ज़फ़र मुग़ल साहब। और आज हम बात कर रहे हैं आज़ाद कश्मीर की जो सड़कें हैं। पूरा आज़ाद कश्मीर इस वक्त जाम है। इंसानी हकूक़ की बड़ी खिलाफ वर्जी हो रही है कि जो इंटरनेट की बंदिश और हमारे जो ज़राए इब्लाग है उसकी जो बुनियादी ज़रूरियात इंटरनेट और टेलीफोन को बंद किया गया है। और इस सिलसिला में आज हम बात करते हैं ज़फ़र मुग़ल साहब से। ज़फ़र मुग़ल साहब, आप क्या समझते हैं कि अवामी एक्शन कमेटी ने जो 29 सितंबर का एक 29 सितंबर का जो उन्होंने ऐलान किया था कि हम बंद मतलब बंद, एक नारा चला था, तो आप क्या समझते हैं कि ये कितना आगे चलेगा? जी, सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रगुजार हूँ कि आपने अपने प्रोग्राम के ज़रिए मुझे आवाम के साथ बराह रास्त मुखातब होने का मौका फराहम किया है। तो जहाँ तक आपके सवाल का तल्लुक है कि ये आज़ाद कश्मीर की तारीख में पहला मौका है कि इस तरह का शटर डाउन और पहिया जाम हड़ताल जो है, पूरा आज़ाद कश्मीर इस वक्त जाम है। और बिला मुबालगा ये इसे तारीख साज मौका ही कहा जा सकता है कि आवाम ने अपने मसाइल के हल के लिए जो आज़ाद कश्मीर के तमाम अजला से जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी की कोर कमेटी ने जो तमाम अजला का दौरा करके जो 38 निकाती चार्टर ऑफ डिमांड तैयार किया है, उसे आज़ाद कश्मीर के 10 अजला के और 3 डिवीजन के तमाम इलाकों के अवाम की ताईद व हमायत हासिल है। और मैं ये समझता हूँ कि ये तारीख में पहला मौका आया है कि इस तरह अवाम का जमे गफीर जो है आज बतौर एहतजाज सड़कों पर है। गो के सरकारी मीडिया चैन की बांसुरी बजा रहा है और जो सरकारी मीडिया है, मेरी कहने का मतलब ये है कि जो इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट है, जो हुकूमत का तर्जमान है, वो तो यही कहता है कि ये शायद मैं उससे इत्तेफाक नहीं करता बीइंग ए जर्नलिस्ट कि वो दहशतगर्द हैं या वो मुहिब वतन नहीं है। मैं ये समझता हूँ कि मैं भी उन मुतालबात का हामी हूँ, क्योंकि मैं भी बराह रास्त आवाम से तल्लुक रखता हूँ और हमेशा आवाम की बात की है। और ये चार्टर ऑफ डिमांड जो है, ये किसी एक फर्द, एक सियासी जमात, एक तंजीम, एक ग्रोह या एक इलाके का नहीं है, बल्कि इसमें 10 अजला के लोगों की आरा शामिल हैं। और ये चार्टर ऑफ डिमांड 38 निकाती, ना सिर्फ ये आज रातों रात ये 38 निकाती चार्टर ऑफ डिमांड नहीं बना। मेरा ये मानना है और कहना है कि ये चार्टर ऑफ डिमांड के पीछे एक लंबी कहानी है और इसके पीछे लंबी जदोजहद है। बहरहाल आज जिस तरह की आपने कहा कि इंसानी हकूक़ की खिलाफवर्जी भी हो रही है, ये बिल्कुल बरमला मैं इस बात का इजहार करना चाहता हूँ कि ये भी आज़ाद कश्मीर की तारीख में पहला मौका है कि आज़ाद कश्मीर के मुख्तलिफ डिवीजन से जो 3 डिवीजन है, उनसे छपने वाले 2 दर्जन से ज़ायद अखबार जो है, वो सुबह तीसरा दिन होगा कि वो इंटरनेट सर्विस की मोतली और ज़राए अबलाग पर जो कतगन लगाई गई है, उस बायस अखबार नहीं छप सके। मुग़ल साहब, ये बताइएगा कि 29 सितंबर की ये जो कॉल दी गई है, ये 29 सितंबर की कॉल 2 माह पहले अनाउंस की गई, तो क्या 2 माह के दरमियान इनकी आपस में डायलॉग्स नहीं हुए? और अगर ये जो डायलॉग्स हुए जिसमें वज़ीर अमूर कश्मीर और उनके साथ कुछ अहम जो है वो सियासी शख्सियत पाकिस्तान से यहाँ आज़ाद कश्मीर तशरीफ लाई, तो डायलॉग्स कहाँ पर आकर रुके? कितने नुकात एजेंडा था और कितने नुकात पे इत्तफाक हुआ, और कितने नुकात ऐसे और कौन से नुकात थे जिनके ऊपर इत्तफाक नहीं हो सका और मजबूरन एक्शन कमेटी को सड़कों पे आना पड़ा? चूंकि ये 38 निकात हैं, हमारा प्रोग्राम खत्म हो जाएगा उनका जिक्र करते हुए, तो वो तकरीबन सोशल मीडिया के जरिए न सिर्फ पाकिस्तानी अवाम, हुक्मरानों और आज़ाद कश्मीर के हर इलाके के हर फर्द के पास वो चार्टर ऑफ डिमांड मौजूद है, इसलिए कि वो सोशल मीडिया पे उसकी 2 माह के दौरान भरपूर तरीके से तशहीर हुई, अखबारात में वो 38 निकात शाया हुए। इसलिए मैं उन सारे निकात की तफसीलात में जाए बगैर सिर्फ उन 2 निकात की बात करना चाहूँगा कि जिन पे आके डेडलॉक कायम हुआ। काजी साहब, आपके इल्म में भी है, आज़ाद कश्मीर के बेशतर अवाम इस बात से बखूबी आगाह है कि वफाकी वज़ीर अमूर कश्मीर और तारक फजल चौधरी साहब जो कि वफाकी वज़ीर हैं, इन 2 वफाकी वज़रा पर मुश्तमिल वज़ीर आज़म पाकिस्तान मियाँ शहबाज शरीफ साहब ने इसका नोटिस लेते हुए उनको मुजफ्फराबाद भेजा और मुजफ्फराबाद में 12 घंटे तक जो कोर कमेटी के मुंतखब किए गए थे तकरीबन 12 अरकान,
ان کے ساتھ اور آزاد کشمیر کے چند وزراء بھی اس میں شامل ہوئے، جن کو ایکشن کمیٹی نے ایگری کیا کہ وہ مذاکرات میں بیٹھے، اور باقی وزراء کو وہاں سے اٹھا دیا گیا جو کہ بالکل یک طرفہ ٹریفک چلائے ہوئے تھے اور برے الزام ٹھہرا رہے تھے جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کو۔ اس لیے انہیں جو ہے وہ جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کی کور کمیٹی نے ان کو مذاکرات سے باہر کر دیا، اور 12 گھنٹے کے مذاکرات کے بعد ڈیڈ لاک آیا 2 مذاکرات پر قائد صاحب۔ ایک جو ان میں نقطہ تھا وہ یہ تھا، شک یہ تھی کہ جو مہاجرین کی 12 نشستیں ہیں، جو ہمارے جموں کشمیر کے مہاجرین پاکستان بھر کے 4 صوبوں میں آباد ہیں، ان کے اوپر مشتمل 12 سیٹیں ہیں جو کہ آزاد کشمیر قانون ساز اسمبلی کی ہیں، وہ براہ راست انتخابات کے ذریعے منتخب ہو کر آزاد کشمیر اسمبلی میں جو ہے وہ شرافیہ کی شکل اختیار کیے ہوئے ہیں۔ ان میں سے اکثریت جو ہے وہ فلیگ ہولڈر ہیں، اور وہ بینیفیشری ہیں وہاں کی لوکل اتھارٹیز کے۔ لوکل اتھارٹی سے مراد وہاں کی ضلع کونسل، وہاں کا بلدیاتی ادارہ، اور وہاں کی صوبائی حکومت، ایم ایل ایز، ایم پی ایز وہاں کے، ان کے بھی بینیفیشری ہیں، ان سے بھی ترقیاتی فنڈز لیتے ہیں، اور ملازمتوں میں بھی اپنا حصہ لیتے ہیں، وہاں کے لوکل اداروں میں بھی، صوبائی اداروں میں بھی، اور وفاقی سطح پہ بھی وہ اپنی ملازمتوں میں حصہ لیتے ہیں، اور پھر وفاق کی طرف سے بھی ان کو جو ہے وہ ترقیاتی فنڈز مہیا کیے جاتے ہیں۔ میں نہیں سمجھتا کہ یہ آزاد کشمیر اسمبلی کے اور آزاد کشمیر کے جو 29 ہائے انتخاب ہیں، وہاں کے عوام کے فنڈز کاٹ کر جو کہ ٹیکس گزار ہیں براہ راست آزاد کشمیر کے، اور آزاد کشمیر کو ٹیکس دیتے ہیں، جبکہ مہاجرین ہمارے وہ ایف بی آر کو جو ٹیکس دیتے ہیں، اور وہیں سے وہ بینیفیشری ہیں۔ تو اس لیے وہ ڈبل جو وہ گلشنے اڑا رہے ہیں۔ اس کے لیے آزاد کشمیر کے یہ عوام کا یہ جو درینہ مطالبہ ہے کہ یہ 12 نشستوں کا اگر ختم نہیں کی جا سکتی تو کم از کم ان کا طریقہ کار تبدیل کر دیا جائے، اور ان کو وہ جو شرافیہ کی صورت میں یہاں گلشنے اڑا رہے ہیں اور ترقیاتی فنڈ ضائع ہو رہے ہیں، وہ زمین پر بھی آن گراؤنڈ وہ آپ اگر جائزہ لیں، ان کی تحقیقات کریں، تو آپ کو وہ زمین پر وہ منصوبے نظر نہیں آئیں گے جن کے لیے وہ فنڈز لے چکے ہیں۔ صاحب ایک اہم سوال ہے، جیسا کہ آپ نے اپنے اس میں ابھی آپ نے بات کرتے ہوئے اس میں بات بھی کی کہ جو 12 سیٹیں ہیں جو مہاجرین کی ہیں، یہ باقاعدہ منتخب ہو کے انتخابات کے بعد انہیں الیکٹ کیا جاتا ہے اور یہ لوگ اسمبلی کے ممبران بنتے ہیں۔ لیکن کیا ان کو ختم کرنے کا کوئی ایسا طریقہ ہے کہ لوگ سڑکوں پہ نکلے اور آنن فانن وہ کہیں کہ اسمبلی کی ان کی جو ہے وہ تریت منسوخ کی جائے اور ختم کیا جائے؟ کیا ایسا کوئی آپ انویسٹیگیٹو تجزیہ نگار بھی ہیں ماشاءاللہ، آپ کا ایک اچھا گریپ ہے آپ کی موضوع کے اوپر، ذرا بتائیے گا کہ کیا ایسا کوئی طریقہ کار ہو سکتا ہے؟ قائد صاحب، جہاں تک میں صحافت کا تحقیقاتی صحافت کا ایک ادنا سا طالب علم ہوں، اور الحمدللہ 2 حکومتوں نے میری سرسٹیز مستعار لی ہے اور میں نے 2 حکومتوں میں صرف کیا ہے، تو قانون کا بھی ایک ادنا سا طالب علم ہوں، کیونکہ میں ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ کے ہائی پروفائل کیسز جو ہیں ان کی براہ راست میں رپورٹنگ کرنے کے لیے عدالتوں میں موجود ہوتا ہوں، اور وہ میری رپورٹنگ نہ صرف اخبارات میں شائع ہوتی ہے بلکہ سوشل میڈیا پہ بھی آتی ہے، اور میں ان پہ کالم بھی لکھتا ہوں، وہ آپ بھی پڑھتے ہیں، عوام بھی پڑھتے ہیں۔ تو اس حوالے سے آپ نے درست کہا کہ میں اپنی دانش کے مطابق اس پہ اظہار خیال کر سکوں، تو میں برملا اس بات کا اظہار کرنا چاہتا ہوں، یہ بات آپ کی درست ہے کہ یہ اسمبلی ایکٹ میں ترمیم کے ساتھ اس میں تبدیلی جو ہے ممکن ہے، اور مسئلہ کشمیر کا ایک بین الاقوامی سینیریو بھی ہے، یہ اتنا آسان کام نہیں ہے، انتہائی مشکل ترین کام ہے، اس کو اسمبلی میں مسودہ قانون پیش کر کے ہی اس میں ترمیم کی جا سکتی ہے۔ اس میں میں سمجھتا ہوں کہ ان کا جہاں مطالبہ جائز ہے تو اس کے لیے وہ ٹائم فرام حکومت دے سکتی ہے اور قانون سازی کر سکتی ہے، اس کے لیے پہلے کیبنٹ سے منظوری حاصل کر کے مسودہ قانون کی اس کو اسمبلی میں پیش کر کے اس کا طریقہ کار تبدیل کیا جا سکتا ہے، جس طرح کے آپ کی کتھا کلامی ہوتی ہے، جس طرح کے خواتین کی مخصوص نشستیں ہیں 5 اور 3 نشستیں ٹیکنوکریٹ، علماء کرام اور جو ہے وہ ہے 8 نشستیں مخصوص ہیں، اسی طرح ان کو منیمائز کر کے مقبوضہ کشمیر کی اسمبلی کی طرح ٹوکن ریپرزنٹیشن جو ہے وہ رکھی جا سکتی ہے، اور براہ راست انتخاب پہ جو اخراجات ہوتے ہیں ان کو بھی منیمائز کیا جا سکتا ہے،
اور वो अखराजात जो है वो आज़ाद कश्मीर में डेवलपमेंट पे खर्च की जा सकती है, और ये अवाम का एतराज़ भी दूर हो सकता है। तो इसको आप टोकन रिप्रेजेंटेशन के तौर पे जो है, मेरी तजवीज़ ये है कि इसको आज़ाद कश्मीर असम्बली के कानून साज असम्बली के इजलास में आइन में तरमीम करते हुए, जिस तरह के 14वीं 15वीं तरमीम हुई है, 13वीं तरमीम आईनी हुई है, और उसमें बहुत सी तरामीम जो है वो आईनी तौर पे करके पास भी की गई है। इसी तरह नई 15वीं 16वीं तरमीम भी की जा सकती है। ये कोई हरफ आखर नहीं है। एक आखिरी तो सवाल, जी जी एक आखिरी सवाल मुगल साहब, ये जो ये जो डायलॉग्स हैं इनके अंदर जो तअत्तुल आया, इसमें तो आप डेडलॉक का नाम दे रहे हैं, और इसके बाद फौरी तौर पर आज़ाद कश्मीर के अंदर डाटा और इंटरनेट और ये जो वॉइस कॉल्स हैं इनकी बंदिश का एक जो नोटिस जारी किया गया, और आज हम जो है बगैर इंटरनेट के और बगैर वॉइस कॉल्स के इस टाइम पूरी दुनिया एक तमाशा देख रही है हमारा, कि यहाँ पे हर चीज़ जो है वो बेकार, यहाँ से ना कोई खबर बाहर जा रही है ना कोई अंदर आ रही है, ना इस तरह की सूरत है। आप इसका जिम्मेदार किसको करार देते हैं? क्या ये जरूरी नहीं था कि डायलॉग्स की जगह फौरी तौर पर असम्बली का इजलास बुलाकर भी कुछ फैसले कर लिए जाते? जी, आपकी बात बिल्कुल बजा है। मैं ये समझता हूँ कि ये जो अनवारुल हक साहब की सरबराही में गुड गवर्नेंस सरकार की दावेदार हुकूमत है, इसको ये कतई हरगिज नहीं करना चाहिए था। ये देखें, ये एक सहूलत है, और इस सहूलत के मुअत्तल करने से जो आज़ाद कश्मीर में अवाम को, सरकारी एहलकारों को, अफसरान को, और स्पेशली जो मरीज हैं, जो कारोबार करने वाले लोग हैं, ये लोगों का बिल्कुल कारोबार जिंदगी मफलूज होकर रह गया है। और ये आज़ाद कश्मीर की तारीख में ये अनवार सरकार ने ये पहला ऐसा गैर जमहूरी तर्ज अमल इख्तियार किया है, और मैं ये समझता हूँ कि ये पूरी हुकूमत की नेगलिजेंस है। ये बातचीत के बाद से हल होने वाले, मुज़ाकरात से हल होने वाले मुतालबात थे, और ये 12 घंटे के मुज़ाकरात की भी मेरी जानिश के मुताबिक ये इतने तवील मुज़ाकरात के लिए भी जो वक्त ज़ाया किया गया है, ये भी मैं समझता हूँ कि ये हुक्मरानों की नाअहली का नतीजा है। ये डिलीवर नहीं कर पाए, और इन्होंने अनवार सरकार ने गुड गवर्नेंस के नाम पे ये जो गैर जमहूरियत कंडे अख्तियार किए हैं, ये बिल्कुल इनको जेब नहीं देते, और ये तारीख में जो है वो बिल्कुल स्याह बाब के तौर पर लिखे जाएंगे। और मैं ये समझता हूँ कि ये किसी तौर भी दुरुस्त नहीं है कि देखें, अब ज़राए रसूल और रसाइल, अब दुनिया ग्लोबल विलेज में मुंतकिल हो चुकी है, दुनिया कहाँ तक पहुँच चुकी है, और ये आज़ाद कश्मीर को इन्होंने आज से वो किसी ने कहा था, कहते हैं कि हेनरी किसिंजर ने कहा था कि पाकिस्तान को हम पत्थर के ज़माने में धकेल देंगे, और इस ग्लोबल विलेज में ये अनवार सरकार ने आज़ाद कश्मीर को 10 अजला को 3 डिवीजन को जो है वो पत्थर के ज़माने में धकेल दिया है। मेरे नुक्ता नज़र से किसी को इससे इख्तलाफ भी हो सकता है, ये मेरी जाती राय है, और मैं ये कहता हूँ, उनसे ये अपील करता हूँ, और दर्दमंदाना मैं एक जिम्मेदार शहरी होने के नाते और एक जिम्मेदार इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट होने के नाते ये हुकूमत से मुतालबा करता हूँ कि यह मुज़ाकराती अमल को बहाल किया जाए। इनमें से कोई भी जो है वो गद्दार वतन नहीं है, कोई भी पाक फौज के खिलाफ नहीं है, कोई भी हुकूमत के खिलाफ नहीं है। मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ कहता हूँ, और मैं ज़ाती तौर पे जो है वो 38 नकाती चार्टर ऑफ डिमांड के साथ हूँ, और इंशाअल्लाह ताला चार्टर ऑफ डिमांड के साथ रहूँगा। और हुकूमत से आखिरी मेरी यही अपील है कि वो मुज़ाकरात की तरफ जाएं, और आइंदा 24 से 48 घंटे के दौरान इस मामले को यकसू करके आज़ाद कश्मीर के अमन अमा को बहाल करने की तरफ पेशरफ्त की जानी चाहिए। बहुत शुक्रिया मुगल साहब, बहुत शुक्रिया मुगल साहब। नाज़रीन, ये हमारे साथ ज़फ़र मुगल साहब थे, मारूफ तजिया नगार और मारूफ साफ़ी आज़ाद कश्मीर की तमन्ना आवाज़, जो हमारे साथ अपने हालात शेयर कर रहे थे, तजिया कर रहे थे कि इस वक्त जो अवामी एक्शन कमेटी है, इसके सड़कों पर आने की जो सबसे बुनियादी वजह है, जो मुर्द इल्ज़ाम ठहराया गया है, वो आज़ाद कश्मीर की हुकूमत, नाअहल हुकूमत मैं उसको कहूँगा, कि जिसने एक ऐसा मुतनाज़ा नोटिफिकेशन जारी किया जिसमें यहाँ की जो सर्विस बंद की गई, मोबाइल की और इंटरनेट की सर्विस बंद की गई। और उसके बाद मैं ये समझता हूँ कि ये जो होमवर्क था आज़ाद कश्मीर गवर्नमेंट का और पाकिस्तान से आने वाले जो डायलॉग्स के लिए वहाँ से
جو مہمان تشریف لائے ان کا ہوم ورک نہیں تھا، جس کی وجہ سے ڈائلاگس طویل ہوئے اور ڈیڈ لاک آیا اس کے اوپر، اور وہ اس کے اوپر عوامی ایکشن کمیٹی کو مطمئن نہ کر سکے، اور پوری دنیا میں احتجاج ہوتے ہیں، اس طرح کے پروٹیسٹ کیے جاتے ہیں، لیکن جو جبر یہاں پر کیا گیا، ایک جو بنیادی عوامی حقوق کی جو خلاف ورزی کی گئی، ایسا دنیا میں کہیں پر بھی نہیں ہوتا۔ پروگرام قاضی کی نظر کے ساتھ اپنے مہمان قاضی آپ کو دیجیے اجازت، ملتے ہیں اگلے پروگرام کے ساتھ، اللہ حافظ۔